सुप्रभात। आज आप सभी लोग संचार के माध्यम से हिंदी वसंत में जो आपका पहला पाठ है, जो ध्वनिक कविता है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो यह जो अध्ययन है क्लास 8 के सभी बच्चों के लिए है। आपकी जो यह कविता है, ध्वनि जो एक कविता है, ध्वनि का जो अर्थ होता है आवाज। तो इस कविता के जो रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो ध्वनि शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है आवाज। तो इस कविता में कवि की अंतर आत्मा की आवाज है, उसके हृदय की आवाज है। इस कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता में कवि ने प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को व्यक्त किया है। संवेदना है क्या? यदि मैं संवेदना की बात कर रहा हूं तो संवेदना है क्या? किसी के भावनाओं को समझना ही संवेदना है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की जो भावनाएं होती हैं वह प्रकृति से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई रहती हैं, क्योंकि प्रकृति से रहित होकर के मनुष्य अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी वे छायावादी युग के कवि हैं। तो छायावादी युग के जितने भी कवि हैं उन कवियों की अपनी एक विशेषता है कि उनकी कविताओं में प्रकृति का वर्णन किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। इस कविता का भाव यह है कि जिस प्रकार प्रकृति अपना सौंदर्य बिखेरती है, जिस प्रकार प्रकृति अपना सौंदर्य बिखेरती है, उसी प्रकार युवाओं को भी राष्ट्र व समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का जो सौंदर्य है वह बिखेरना चाहिए। इस कविता में, ध्वनि नामक कविता में, कवि ने जो पुष्प शब्द का प्रयोग किया है वह 9 युवकों के लिए किया है। यह कविता एक प्रतीकात्मक कविता है। जैसे उसमें जो कुछ आपके शब्द हैं, जैसे पुष्प शब्द है, जो आपका पुष्प शब्द है, उस कविता में जो आपका पुष्प शब्द है, यह पुष्प शब्द 9 युवकों का प्रतीक है। 9 युवकों का प्रतीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, यह जो कविता है एक प्रतीकात्मक भाव की कविता है और कविता में भाव निहित होती है। तो इसमें जो पुष्प शब्द का प्रयोग किया गया है यह 9 युवकों का प्रतीक है, और जो इसमें वन शब्द का प्रयोग किया गया है वह जीवन का प्रतीक है। जीवन का प्रतीक है। अलसाई कलियां, अलसाई कलियां शब्द का जो प्रयोग है वह दुखी व्यक्ति का प्रतीक है, निराशा से भरे हुए व्यक्ति का प्रतीक है, या कह सकते हैं दुखी व्यक्ति का प्रतीक है। तो इन शब्दों पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि कविता में कवि दुखी व्यक्ति के हृदय में जो निराशा है उसे समाप्त कर उनके हृदय में उत्साह का संचार करना चाहता है। उनके हृदय में उत्साह का संचार करना। तो आपकी जो ध्वनि कहता है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत,
अभिन्न होगा मेरा अंत। आखिर जो कवि है ऐसा क्यों कह रहा है कि अभिन्न होगा मेरा अंत? अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में यह कोमल बसंत। आखिर कवि ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि कवि जो है अपने अंतःकरण की आवाज से आप जैसे नव युवकों को प्रेरित कर रहा है, उनके अंदर उत्साह भर रहा है, निराशावादी विचारधारा को समाप्त कर उनके हृदय में आशावादी विचारधारा का संचार करना चाहता है। इसलिए कवि इस ध्वनि नामक कविता से अपने अंतःकरण की आवाज से आप जैसे नव युवाओं को प्रेरित कर रहा है। क्योंकि कवि विश्वास से भरा हुआ है। कवि ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि कवि आशावादी विचारधारा का है, सकारात्मक सोच रखने वाला है। इसलिए आत्मविश्वास से भरपूर कवि विश्वास के साथ कहता है कि मेरे वन रूपी जीवन में, जबकि मैंने बताया कि वन जो है जीवन का प्रतीक है, तो कवि कहता है कि मेरे वन रूपी जीवन में जिस बसंत एवं खुशियों का आगमन हुआ है उसका कभी भी अंत नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि वह सकारात्मक सोच रखने वाला है और कभी विश्वास से भरा हुआ है। तो इसलिए मनुष्य को हमेशा परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र के प्रति हमेशा सकारात्मक सोच ही रखना चाहिए। तो इस कविता में बसंत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बसंत ऋतु की क्या क्या विशेषता होती है? उनकी भी अपनी एक विशेषता है। वसंत ऋतु को ऋतुओं का रसराज कहा जाता है। इस ऋतु में न अधिक गर्मी होती है, न ही अधिक ठंडी पड़ती है। चाहे वह पशु हो, पंछी हो, मनुष्य हो, हर एक के जीवन के लिए यह जो ऋतु होती है सबके लिए एक अनुकूल होती है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो प्रकृति होती है वसंत ऋतु में अपनी सौंदर्य की वो प्रकाष्ठा को वह प्राप्त कर लेती है। आगे है आपका हरे हरे ए पात डालियां कलियां कोमल गात। गात का अर्थ होता है शरीर। मैं ही अपने स्वप्न में डूबकर, कर माने हाथ होता है, मैं शब्द का प्रयोग कवि ने किया अपने लिए किया है। फेरूंगा निदित कलियों पर। निदित का मतलब होता है नींद में सोया हुआ, जागा एक ट्यूस मनोहर। मनोहर का मतलब होता है मन को अच्छा लगने वाला। अब ट्यूस का जो मतलब होता है प्रातः काल। तो कवि कहता है कि जब बसंत का आगमन नहीं हुआ था, जो पेड़ पौधे थे, जो डालियां थी, वह कठोर थी, परंतु बसंत के आगमन से ही पेड़ पौधे और उनकी जो डालियां हो गई हैं वह कोमल हो गई हैं। तो ऐसे स्थिति में जबकि चारों तरफ खुशियों का एक माहौल सा बना हुआ है, तो कवि अपने कर से जो सोए हुए हैं, इसमें अलसाए जो कलियां शब्द का प्रतीक है वह दुखी व्यक्तियों के लिए प्रतीक है। तो जो सोए हुए हैं उन्हें जगा करके वह कवि प्रातः काल का एक संदेश देना चाहता है। आगे आपका है पुष्प पुष्पे तंद्रालस से लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन के अमृत श्वास सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां आनंद अभिन्न होगा मेरा अंत। तो इस कविता में जो पुष्प है, मैंने कहा कि यह नव युवकों का प्रतीक है। तंद्रालस्य शब्द का अर्थ होता है नींद के फल स्वरूप होने वाला जो आलस्य है। तंद्रालस्य नींद के फल स्वरूप होने वाला जो आलस्य है। और लालसा शब्द का अर्थ होता है इच्छा। तो कवि कहता है कि नव युवकों के हृदय में नींद के फलस्वरूप होने वाला जो आलस्य की इच्छा है, उस इच्छा को मैं खींच लूंगा
और अपनी जीवन रूपी अमृत से सहर्षपूर्वक मैं सींच दूंगा और उन व्यक्तियों को, उन नव युवकों को उस द्वार पे लाकर खड़ा कर दूंगा जहां वसंत का अंत नहीं हो सकता। तो इस कविता के माध्यम से अंत में जो कवि है उस द्वार पर ले जाने के लिए कह रहा है जहां खुशियों का माहौल है, जहां वसंत ही वसंत है, जिससे कलियां फूल बन सकें। और आप जैसे कलियों की बात हो रही है, आप जैसे युवकों की बात हो रही है, जिससे कलियां फूल बन सके और अपनी महक को समाज में, परिवार में या देश में चारों तरफ अपनी महक को बिखेर सकें। इसलिए कवि आप जैसे युवाओं को अपनी अंतःकरण से कवि प्रेरित कर रहा है। तो इस कविता से हटकर के मैं कुछ मानवीय संवेदना की बात कर रहा हूं। तो आज कोरोना महामारी का दौर है, तो इस दौर में हमारी और आपकी जो सोच होनी चाहिए वह सकारात्मक होनी चाहिए और प्रकृति के प्रति हमारी अपनी एक मानवीय संवेदना होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकृति से हट करके मैं अपने जीवन की या आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हर मनुष्य का यह कर्तव्य होता है कि प्रकृति के प्रति अपनी भावनाओं को या अपनी संवेदना को अवश्य ही उसे व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से हमारा जीवन किसी न किसी रूप में अवश्य ही जुड़ा हुआ है। प्रकृति से रहित हम कभी जी नहीं सकते। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।